हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए बधाई देता हूं और आपके अच्छे रिजल्ट्स की कामना करता हूं। अच्छी बात है, देखते देखते आप लोग क्लास 11th में पहुंच गए और उससे भी अच्छी बात है कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। आज की स्थिति को देखते हुए कि देश को काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स की आवश्यकता है और आप एक अच्छे डॉक्टर बने, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, इसी उम्मीद के साथ हम नीट की तैयारी बायोलॉजी के साथ करेंगे। नीट एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी का जो पैटर्न है, नीट में फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चंस होते हैं और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी का जो वेटेज है फिजिक्स और केमिस्ट्री से सीधा डबल है। बायोलॉजी इस तरह से हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं आशा करता हूँ आपको इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बायोलॉजी से मोहब्बत करने में मैं मदद करूँगा। जैसा कि हमने बताया कि नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी से कुल 90 क्वेश्चंस होते हैं और मैं आपको बतला दूं, इन 90 क्वेश्चंस में से लगभग 85 क्वेश्चंस डायरेक्टली NCERT बुक से आता है। कि जो NCERT बुक है आपके लिए आज से धर्म ग्रंथ है। ये क्लास 11 का NCERT बुक है, क्लास 12 में हम जाएंगे तो एक दूसरा बुक हमको मिलेगा। तो क्लास 11 और क्लास 12 के NCERT बुक का लाइन बाय लाइन आपको समझते हुए, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो इससे पहले कि हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करें, एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम अपने क्लास 11 के सिलेबस का लेंगे। क्लास 11 के सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है। क्लास 12 में भी हमको 5 यूनिट मिलेगा। यहाँ पर यूनिट 1 टू यूनिट 5 क्लास 11 में होगा और यूनिट 6 टू यूनिट 10 क्लास 12 में होगा। तो हम लोग अभी क्लास 11 की बात करेंगे। यहाँ पे हमको 5 यूनिट जो पढ़ना है। पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरा यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन 4th यूनिट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी और 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम लोग यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस से शुरुआत करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा फिर है बायो मोलिक्यूल्स और तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। We will start with the second chapter of this unit, that is biomolecules. Biomolecules, or we can say molecules of life. In class 10 we learned that molecular movement is one of the defining characteristics of life, that suggests a large number of chemical reactions are continuously taking place in our body, and if these chemical reactions have to take place, there must be involvement of molecules, and since these are molecules that give rise to a living system, they are also called as biomolecules. Is there any difference between the atoms and molecules present in a living system and a non-living system? To find out the answer of this question, we can perform elemental analysis of a living tissue such as plant tissue or animal tissue or maybe microbial
paste. So when such an analysis is performed, for example, taking a tissue from human body, we see an array of elements present in the tissue sample. If we perform the same analysis on a piece of earth crust, for example, a rock piece, we again find a similar list of elements. After having a look at this table, we can make out two important points. Firstly, all the elements present in the sample of earth crust, which is of course non-living matter, are also present in a sample of living tissue. देखिए इसी तरह के लाइंस आपको NCERT बुक में मिलेंगे और हूबहू मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं और अक्सर वहाँ से क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने बताया आपको कि NCERT बुक का एक एक लाइन बारीकी से समझना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यदि हम एक एक करके इन एलिमेंट्स के परसेंटेज वेट को देखें, जैसे कि हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में 0.14, जबकि ह्यूमन बॉडी टिश्यू में 0.5, यानी हाइड्रोजन का मात्रा लिविंग सिस्टम में रिलेटिवली ज़्यादा है। उसी तरह कार्बन भी लिविंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बन कर के आता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मात्रा है वो लिविंग टिश्यूज़ में ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स। द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा है with respect to other elements is higher in any living organism than in earth's crust. तो अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो मात्रा है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट्स है जो लिविंग टिश्यूज़ में पाए जाते हैं वही तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी है, तो फिर ये लिविंग क्यों है और ये नॉन लिविंग क्यों है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चरल हायरार्की होता है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लोअर लेवल है जिनसे मिल करके एक अपर लेवल का फॉर्मेशन होता है, तो जो प्रॉपर्टीज है जो अपर लेवल में पाए जाएंगे वो उसके कंस्टिट्यूएंट लेवल में नहीं पाया जाता। इसको हम इस तरह से समझें कि सेल्स, जो कि हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, नथिंग लेस देन ए सेल कैन बी लिविंग। तो सेल से कुछ भी कम कर दें तो वो एक लिविंग सिस्टम जनरेट नहीं कर सकता। अब सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गेन्स बनाते हैं, ऑर्गेन्स मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम्स बनाते हैं और ऑर्गेन सिस्टम्स मिलकर के एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाता। अब यहाँ पर इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब यह हुआ कि टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है वो उसके कंस्टिट्यूएंट सेल में नहीं। तो इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स that give rise to a new structure called as tissues, और इसमें जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेल्स में नहीं पाए जाएंगे। उसी तरह अलग अलग टिश्यूज मिलकर के ऑर्गेन्स बनाते हैं, ऑर्गेन्स मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम। तो जो प्रॉपर्टी हम, जो फंक्शन हम ऑर्गेन सिस्टम में पाएंगे उनको अलग अलग ऑर्गेन्स में ढूंढना मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर बतलाया गया नोवेल प्रॉपर्टीज इमर्ज एट ईच लेवल, हर लेवल पर कुछ नए प्रॉपर्टीज इमर्ज करते हैं एंड दिज आर एब्सेंट फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन, जो कि उसके नीचे वाले लेवल में नहीं पाए जाते।
These emergent properties are due to the arrangement and interactions of parts as complexity increases. जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं complexity बढ़ता जा रहा। ये जो सेल्स के अरेंजमेंट है, सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसके कारण टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो अलग अलग टिश्यूज है, उनका जो अरेंजमेंट है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, उसके कारण ऑर्गेन्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। और इसी तरह से ये जो है ऑर्गेनिज्म तक जाता है। तो हम लोग सेल के बारे में पहले भी चर्चा किए कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल्स है। तो ये सेल के जो पार्ट्स हैं ये किससे बने? सो दीज आर मेड फ्रॉम लार्जर बायोमोलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड व्हाट आर दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ? सो दे आर मेड अप ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े कि मोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। तो मिला जुला करके देखा जाए तो जो केमिस्ट्री वाले बतलाते हैं कि दुनिया में सभी चीज़ एटम और मोलिक्यूल से बना है और उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूडेड है। ये वही एटम्स और मोलिक्यूल्स है जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को यहाँ पर कलर्ड करके दिखाया गया है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हम लोग बिग फोर के नाम से भी जानते हैं। यानी लिविंग सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट्स है। उसके बाद जो यहाँ पर ब्लू से कलर किया गया है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो इन चारों के बाद इनकी मात्रा जो है रिलेटिवली ज़्यादा होता है। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रीन और येलो से कलर किया गया है, ये काफ़ी कम मात्रा में लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। तो पीछे का जो हमने टेबल देखा और ये जो कलर कोडेड पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हम यह जान पा रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स किस मात्रा में लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। पीछे के ही टेबल को थोड़ा सा और उनमें कुछ एलिमेंट्स को जोड़ते हुए यहाँ पर दिखलाया जा रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, इनकी मात्रा रिलेटिवली कम होता है। और बाकी जो एलिमेंट्स बच गए जैसे कि बोरॉन, क्रोमियम, कोबाल्ट, जो हम लोग पीछे ग्रीन और येलो कलर कोड में देखे थे, उनकी मात्रा काफ़ी कम हो। आगे बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे कि इस तरह का केमिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन कौन सा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो किसी भी टिश्यू का केमिकल कंपोजिशन हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी टिश्यू को लेंगे और उस टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करेंगे मतलब पीसना उसको, यूजिंग ए मोटर एंड पेसल। वो आयुर्वेदा में हम लोग देखते थे, इस तरह का जो होता है, इसी को हम कहते हैं मोटर एंड पेसल। तो इसके मदद से हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज करके टिश्यू को ग्राइंड करेंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा? एक थिक स्लरी मिलेगा। इस स्लरी को हम लोग स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने का मतलब होता है क्या? छानना। तो उसको हम लोग जब स्ट्रेन करेंगे तो हमको दो पोर्शन मिलेगा, एक फिल्ट्रेट और दूसरा रिटेंटेट। फिल्ट्रेट जो स्ट्रेन करने के बाद हमको नीचे में मिले, और रिटेंटेट जो स्ट्रेन नहीं हो पाया बल्कि वो ऊपर ही रह जाए।
तो स्ट्रेन करने के बाद जो नीचे हमें फिल्ट्रेट के रूप में मिल रहा है वो हमारा हो गया एसिड सॉल्यूबल पूल। और जो रिटेंटेट यानी जो फिल्टर नहीं हुआ उसको हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्यूबल पूल। फिर से हम दोहरा दें, हम एक लिविंग टिश्यू लेंगे, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे, हमको एक स्लरी मिलेगा। इस स्लरी को हम लोग चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में छान लेंगे। स्ट्रेन करेंगे तो हमको दो पोर्शन मिलेगा, एक फिल्ट्रेट और दूसरा रिटेंटेट। जो फिल्टर हो गया वो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर नहीं हुआ वो रिटेंटेट है। वैज्ञानिकों ने पाया कि एसिड सॉल्यूबल पूल में हजारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं और इस तरह से हम एक पार्टिकुलर कंपाउंड इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पार्टिकुलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सेपरेशन टेक्निक और एनालिटिकल टेक्निक का यूज करते हैं। सेपरेशन टेक्निक के द्वारा हम लोग किसी एक पार्टिकुलर कंपाउंड को बाकी सारे कंपाउंड से आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं, यानी उनको हम आइसोलेट कर रहे हैं और उसको फिर हम लोग प्यूरिफाई कर। एक बार यदि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को प्यूरिफाई कर चुके हैं तो हम लोग एनालिटिकल टेक्निक के मदद से उसके मोलिकुलर फार्मूला को भी पता कर सकते हैं। आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे क्या किस तरह के सेपरेशन और एनालिटिकल टेक्निक्स होते हैं। अभी के लिए हम लोग जाने कि एनालिटिकल टेक्निक के मदद से हमको मोलिकुलर फार्मूला पता चलता है और इस तरह से हम किसी कंपाउंड के प्रोबेबल स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। एसिड सोल्यूबल पूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि फॉस्फेट्स और सल्फेट्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एसिड सोल्यूबल पूल में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं दे आर सिंपल मोलिक्यूल्स। सिंपल इन द सेंस उनका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है और यहाँ पर पाए जाने वाले कंपाउंड्स में मुख्य रूप से एमिनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स जिसको हम मोनोसेक्राइड भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और एसिड इनसॉल्युबल पूल में लार्ज मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स जिसको हम कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहेंगे, एंड लिपिड्स। इनमें से यदि लिपिड को छोड़ दिया जाए एक्सेप्ट लिपिड तो हम बाकी सभी को बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा, जबकि एसिड सोल्यूबल पूल में जो कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं इनको हम लोग बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब हुआ छोटा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो भी बायो मोलिक्यूल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक हुआ हमारा बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स और दूसरा हुआ हमारा बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स। बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स जो है हमें एसिड सोल्यूबल पूल में मिला, बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स जो है हमें एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिला। लिपिड इसमें एक्सेप्शन है, हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स नाम ही बतला रहा, माइक्रो, माइक्रो का मतलब हुआ छोटा। दीज आर स्मॉल मोलिक्यूल्स ऑफ लो मोलिकुलर वेट। ऑन द अदर हैंड बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स दीज आर लार्ज साइज्ड विथ हाई मोलिकुलर वेट। ये सिंपल मोलिक्यूल्स हैं इसलिए इसका सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगा, जबकि इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है।
छोटे हैं, सिंपल है, इट इज हाईली सॉल्युबल। बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो इट इज हैविंग पुअर सॉल्युबिलिटी। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स ज़्यादातर मोनोमेरिक होते हैं। मोनोमर ही मिल करके रिपीट हो करके पॉलीमर्स बनाते हैं। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में जो है मोनोमेरिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जबकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट 18 to 800 डाल्टन के रेंज में होता है, जबकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट 800 से ज़्यादा या कहें 10,000 डाल्टन के रेंज में होता है। एमिनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स जिसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड लिपिड्स, दीज आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, दीज आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मोनोमेरिक हैं जबकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमेरिक है, तो यहाँ पर इस बात को हमें समझना होगा कि यही बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और द पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। जैसे कि जो हम सिंपल शुगर की बात कर रहे थे, मोनोसेक्राइड की बात कर रहे थे, दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च। उसी तरह से एमिनो एसिड्स मोनोमेरिक सब यूनिट्स है, किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। यानी प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए हम लोग पढ़ेंगे, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़कर एक पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर हम लोग यदि लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है ये स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल में आएगा, हालांकि इससे पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं बनता। तो इन मोनोमर्स से ये पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मोर और लेस एक कॉमन प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखलाया गया, ये एक मोनोमर यूनिट है, ये दूसरा मोनोमर है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। उस दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होता है। जब किसी भी रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो तो उसको हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। So two monomers are united with concomitant release of one molecule of water. That is, water is removed in condensation. And in this way, there is formation of a covalent bond between these two monomers. अब यदि एक और मोनोमर उसमें जुड़ना चाहे तो फिर से यही प्रक्रिया रिपीट होगा। वापस यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और ये तीसरा मोनोमेरिक यूनिट भी इसमें आकर के जुड़ जाएगा। इसी तरह और भी मोनोमर्स आकर के जुड़ते जाएंगे और एक पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन हो सकता है। इसका रिवर्स प्रक्रिया यानी पॉलीमर से मोनोमर्स भी रिलीज हो सकते हैं। जहाँ पर मोनोमर से पॉलीमर बनने में वाटर रिलीज होता है, इसके विपरीत पॉलीमर से मोनोमर टूटने के क्रम में वाटर यूज होता है। और चूंकि वाटर के प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन होगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दिस मोनोमर्स इज ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के प्रेजेंस में ये पहला मोनोमर यहाँ पर अलग हो गया।
एक और यदि सीरीज में हम देखें, एक और वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ये दोनों मोनोमर्स भी एक दूसरे से अलग हो गए। तो मोनोमर से पॉलीमर बनने का प्रक्रिया कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन के द्वारा होता है, और उल्टा बोलें पॉलीमर से मोनोमर बनने का प्रक्रिया हाइड्रोलिसिस के द्वारा होता है। सो द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन with the exception of lipids are polymeric substances. Then why do lipids, which has of course a molecular weight less than 800 Dalton, come under acid insoluble or macromolecular fraction? तो यहाँ पर ये सवाल बनता है कि जब लिपिड का मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से अधिक नहीं होता है तो ये बाकी मैक्रो मोलिक्यूल्स के साथ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आता है। इसके लिए हमें लिपिड का स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ेगा। लिपिड्स जो है हमारे सेल में, सेल के मेम्ब्रेन या अदर ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जब हम किसी सेल को डिसरप्ट करते हैं तो उसके जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, और इन फ्रैगमेंट्स को यदि हम देखें सो दे आर फ्रैगमेंट्स ऑफ लिपिड बाइलेयर्स। और ये जो लिपिड बाइलेयर्स है वाटर एक्वस कंडीशन में, वाटर के प्रेजेंस में दे फॉर्म वेसिकल्स। तो ये इस तरह के वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें लिपिड का जो मॉलिक्यूल है इसमें एक स्ट्रक्चरल फीचर है क्या कि ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ये पोर्शन जो है पोलर होता है और ये पोर्शन जो है ये नॉन पोलर होता है। पोलर इज हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर इज हाइड्रोफोबिक। तो केवल ये पोलर हेड जो है वाटर के तरफ रह सकता है, और इसी कारण ये लिपिड बाइलेयर का जो हेड पोर्शन है वो वाटर के तरफ है, इधर भी देखें, अंदर की तरफ भी देखें, और जो टेल पोर्शन है वो वेसिकल के फॉर्मेशन के द्वारा खुद को वाटर से प्रोटेक्ट करता है। अब चूंकि यहाँ पर इन वेसिकल्स के फॉर्मेशन के कारण इसका मोलिकुलर वेट जो है बढ़ जाता है, ये बाकी माइक्रो मोलिक्यूल्स के साथ फिल्टर नहीं हो पाता है, और इस कारण से ये मैक्रो मोलिकुलर फ्रैक्शन यानी कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है। सो मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स फॉर्म वेसिकल्स which are not soluble in water, and that is why they are collected in retentate. They are separated along with acid insoluble pool. तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लिपिड एक मैक्रो मोलिक्यूल नहीं है, फिर भी वो बाकी मैक्रो मोलिक्यूल्स के साथ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है। ये तो हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड का भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए भी सिंपल सा तरीका हो सकता है। हम लोग लिविंग टिश्यू को लेते हैं और उसका वेट निकाल देते हैं, उसको वे करेंगे तो हमको जो वेट मिलेगा उसको हम वेट कर रहे हैं, वेट यानी कि भींगा हुआ। उसको फिर हम लोग ओवन में रख करके ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करेंगे तो सारा वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा। फिर से उसका हम वज़न करेंगे और इस बार जो वज़न मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट। यानी जब उसमें वाटर प्रेजेंट था तो उस समय वो वेट था, और जब उसको हम ड्राई कर दिए ओवन में रख के तो अब जो उसका वेट है वो क्या हो गया, ड्राई वेट। तो यहाँ पर से जो डिफरेंस होगा वो हमको बतलाएगा कि कितना पानी यानी H2O
निकल चुका है। आगे बढ़ेंगे। टिश्यू को अब हम फुल्ली बर्न करेंगे। बर्न यानी कि कंबसन यानी कि ऑक्सीडेशन, जिससे क्या होगा, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड। जब ये ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया होगा तो सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड वाटर, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये जो है यहाँ से निकल चुका है। बाकी जो भी अब हमको बचा हुआ मैटर रह जाएगा, जिसको हम एस कह सकते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का एनालिसिस किया जा सकता है। फिर से उसी तरह से हम सेपरेशन टेक्निक और एनालिटिकल टेक्निक की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह के एनालिसिस से हम लिविंग टिश्यूज में पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का पता कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा टेबल दिया गया है, ए लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, कुछ जो कंपाउंड के फॉर्म में है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, तो ये सारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं। तो हमने देखा, एक तरफ एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा हम पता करते हैं कि किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, वहीं केमिकल एनालिसिस के द्वारा हम किसी भी लिविंग टिश्यू में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता करते हैं। इस तरह के एनालिसिस के मदद से हम सेल का एवरेज कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं। ऐसा पाया गया कि हमारे सेल में वाटर इज़ द मोस्ट एबंडेंट केमिकल विथ 70 to 90% of the total cellular mass. This is followed by proteins 10 to 15%, then carbohydrates 3%, lipids 2%, nucleic acids 5 to 7%, and ions constitute about 1% of the total cellular mass. So the acid soluble pool and acid insoluble pool together represent the entire chemical composition of living tissues or organisms. So these biomolecules which are involved in metabolic reactions or metabolic pathways, and that is why they are also called as metabolites. So there are two types of metabolites. One we call as primary metabolites and other we call as secondary metabolites. Some of the biomolecules have identifiable functions and they play known roles in normal physiological processes are called primary metabolites. मतलब ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनके फंक्शंस को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनका फिजियोलॉजिकल रोल हमें पता है, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे कि एमिनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा। इन सभी का फंक्शन हमें पता है, उनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या रोल है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन प्लांट, फंजाई और माइक्रोबियल सेल्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से अलग हैं, उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एटलीस्ट फ़िलहाल हम नहीं जानते हैं कि उनका होस्ट ऑर्गेनिज्म में, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में वो पाया जाता है, उसका क्या फंक्शनल रोल होता है। सो वी डू नॉट एट द मोमेंट, यानी अभी हमें नहीं पता, वो क्या नहीं पता, रोल और फंक्शंस ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो हमें सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शनल रोल पता नहीं है।
जैसे कि अल्केलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, रबर, ये सब केमिकल कंपाउंड्स के ग्रुप हैं। इसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेज एक्सेट्रा। सम ऑफ these secondary metabolites are useful to human welfare and others may have ecological importance. Another table of secondary metabolites. So some of the secondary metabolites with their examples are listed here. So कैरोटेनॉइड्स कैरोट में पाया जाता है। एंथोसाइनिन पर्पल कलर प्रोवाइड करने में मदद करता है। दीज आर पिगमेंट्स। मॉर्फिन, कोडीन, दीज आर अल्केलॉइड्स, दे आर यूज्ड एज ड्रग्स। मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, इसमें टर्पीन ग्रुप पाया जाता है तो उनको हम टर्पिनॉइड्स कहते हैं। इसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास, टॉक्सिन्स, एब्रीन, रिक्सिन टॉक्सिक होते हैं। लेक्टिन्स, ऐसे प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है। कॉन्केनावेलिन ए एग्जाम्पल है। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, करक्यूमिन हल्दी से पाया जाता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जो पॉलीमर्स बनाते हैं, रबर, गम्स, सेलुलोज। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।